ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑप्शन डी को हम मान लेते हैं सही। कंप्यूटर से लॉक कर दिया जाए और देखेंगे अभी ये सही है कि नहीं। उम्मीद है यही सही होगा। KP बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो एल तो पता है जी, हाफ लेंथ होती है 3 मीटर। आर पता है कितना, ये 4 मीटर दे रखा। के क्या होता है, 9 × 10 टू द पावर 9। 9 × 10 to the power। ठीक है। पी क्या होता है, 10 की इलेक्ट्रिक पावर डायपोल 9। मोमेंट वेक्टर, तो Q × 2L। 2L। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लो। Q की वैल्यू क्या है, Yes. +10, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। 2L क्या है, 6, तो 60 आ गया। ठीक है, 6 60 रखो, 9 × 10 टू पावर 9 रखो, R की वैल्यू रखो 4, L की वैल्यू रखो 3 और पावर 3/2 कर दो। तो आई थिंक यही आंसर आना चाहिए डी। क्या सोल्व करूं इसको स्टेप बाय स्टेप? नो सर। नो सर, समझ आ गया, इसके बाद क्लियर कर लिया वैल्यूज सॉल्व। रखने का तो फिर फायदा नहीं है ना, वैल्यूज। क्या राशि बोल रही कुछ? एक बार कर सॉल्व कर लें, लो। कर ले। ठीक है भाई, फटाफट से कर देते हैं। सबका साथ बोलो बोलो। सबका विकास। सबका विकास। क्लास में भी लागू हाँ। होती है ना ये बात, कि सबके साथ चलेंगे तो तभी सबका विकास होगा। सबका साथ। यस सर। चलो वैल्यूज रखेंगे, फिर एक दिन काटेंगे सारी वैल्यूज को, फिर देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं KP बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। सीधा वैल्यूज रख रहा हूँ बच्चे। ठीक है, के की वैल्यू क्या यस सर। 60। क्यों? क्योंकि के होता है हमारा 10 × 6, 60 सर पी होता है 10 × 6। सर 9 × 10 to the power 9 होता है कि ई होगा सर 10 × 60 ना। यस भाई, सही है, सही है। तो हाँ, अभी पी को पहले रख दिया है, तो 9 × 10 टू द पावर 9 तो रख लेते हैं, तो वैल्यू आपको याद होगी। आर होता है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर, प्लस एल होता है अपना 3 का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर। अब कर लें इसको, क्या आएगा, 60 × 9, 540 × 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, 25 टू द पावर 3, 125। अब ये सोल्व कैसे हुआ, वो यार वो भी बता देता हूँ। पावर 3/2 भी बच्चों को दिक्कत आ जाती है भाई। 4 × 4 16 प्लस 9 25, 25 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3। 25 की 1/2 क्या होती है, 5, 5 की पावर 3 क्या होती है, 125। 125। अब इसको सोल्व कर लो, 125 और 540 इसको डिवाइड करोगे तो 4.3 आएगा। 4.3 इंटू 10 टू द पावर 9 एज इट इज रह जाएगा, और यूनिट बच गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक है राशि? ठीक है, अब ये सब हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। भैया एक पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने पता कर लिया था, क्या किया था कि V = पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो जब दो चार्ज थे, मान लो एक था सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज मान लिया, तो ये दूरी r पे सिचुएटेड थे, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, KQ²/r। हाँ भाई, सही है। अब हमारे पॉइंट चार्जेस अलग अलग है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस आ गए, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल चीजें हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करो, एक एक पॉइंट के साथ कैलकुलेट कर लो। भैया ये पॉइंट है P जिस पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो Q1 के लिए, फिर Q2 के लिए, फिर Q3 की वजह से होगा, Q4 की वजह से, इनका दूरी R1 R2 R3। तो यू कैन फाइंड आउट इंडिविजुअल वैल्यूज एंड देन जस्ट सम अप दी वैल्यूज। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी तो क्या होगा, डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएंगी। जो भी आए वैल्यूज फाइंड आउट करते जाओ और उनको समेशन कर दो। तो इसको ऐसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, KQ/R, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या था, U/Q। ये वैल्यू क्या आई थी, अच्छा इसलिए नहीं बोले तुम, मैंने क्या कर दिया, KQ²/R लिखवा दिया, लेकिन बच्चे नीचे Q से डिवाइड करोगे ना तो एक Q उड़ जाएगा। पोटेंशियल आता है KQ/R और पोटेंशियल एनर्जी आती है KQ²/R, या फिर अलग अलग चार्ज हो तो KQ1 Q2/R।
ठीक है। अब k क्यू बाय आर है, तो k तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर रख दिया। इंडिविजुअल चार्जेस के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय उसका सेपरेशन, इनको ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो फाइनली आपको मिलेगा नेट पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट p ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस इन सम विसिनिटी ऑफ दिस पॉइंट। तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर एडिशन, जस्ट ऐड कर दो तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस की वजह से मिल जाएगा। सही है भाई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको दिख रही होंगी नीचे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। अब यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, ये हमने अज्यूम किया है और ऐसा होगा भी कि एक पॉइंट चार्ज का जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से उनका इंटरेक्शन हम नेग्लेक्ट कर देंगे या ये मान लेंगे कि नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो ये चार्ज है Q1, क्या ये इस चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा? करेगा भाई, इसका पोटेंशियल इसका इफेक्ट करेगा, बट हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, हम केवल इस पे देख रहे हैं, इसका इस पे, इसका इस पे, इस पे। तो ये हमारा assumption। फिर ये देखो कि पोटेंशियल है वो 1/r के हिसाब से वेरी कर रहा है, नीचे खाली r आ रहा है, और फोर्स r², तो फोर्स इनवर्स स्क्वायर था और ये सीधा इनवर्स लॉ है कि भैया डायरेक्टली जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसके हिसाब से लीनियरली पोटेंशियल घटता जाएगा। फोर्स क्या कर रहा था? फोर्स स्क्वायर लॉ के वेरिएशन के हिसाब से जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्क्वायर लॉ का वेरिएशन फॉलो कर रहा था। के फोर्स पर यूनिट चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इधर क्या है? के क्यू बाय आर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, हम देख चुके। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें पता ही है। अब देखो ये वाली बात पढ़ो, फोर्थ पॉइंट, और ये मुझे कौन बच्चा समझाएगा, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, फिर बताओ। फोर्थ पॉइंट के बारे में कौन मेरे को बता सकता है कि हाँ जी सर, आई विल टेल यू द ट्रुथ बिहाइंड दिस फोर्थ पॉइंट। सात्विक, और कोई बच्चा भी आएगा? देखो यार, इतने प्यार से 2 लेक्चर्स में समझाया कि इन्फिनिटी से पकड़ के पॉइंट को लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट आर पे, आर दूरी पर लेके आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि दिस इज द पोटेंशियल work done in bringing a point charge from infinity to a given point without changing its kinetic energy is converted into the potential energy of that configuration या that point charge। बस वही बात लिखी है। बताओ शीतल, आप बताओ। शीतल, Yes, sir. हाँ बताओ क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट? Although V is called the potential at a point, it is actually equal to potential difference between 2 point R and infinity. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सर कि V जो V रखा है ना वो पोटेंशियल मतलब सात्विक आप बताओ। यस सर, जो फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है पी पॉइंट पे, वो इक्वल्स टू है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड इन्फिनिटी। मतलब जो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से, वो इज इक्वल्स टू वी पी माइनस वी इन्फिनिटी हो गया। वी इन्फिनिटी को हम लेट कर सकते हैं 0, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बी पी हो गया। इसका मतलब हो गया वर्क डन जो पॉइंट पी पे इन्फिनिटी से लाने का वर्क डन एट पॉइंट पी क्या है, वो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सबको समझ आया ये बात? क्या बताई सात्विक ने? अरे बोलो। yes sir. यस सर। देखो इतना धीमे आवाज में बोलोगे तो मैं तुम्हें पीपीटी दिखाने में मजबूर हो जाऊंगा। एक बार दिखा देते हैं फटाफट से। यार पिछले 2 क्लासेस में हमने यही किया था सब, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या यार, कहाँ गलती हो रही है आगे? यस, क्या स्टडी किया था बच्चों? देखो कि एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट था हमारा, और गया वो। हमने पहले कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पढ़ा था, फिर बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्स यस फील्ड में सर। जब वर्क डन करते हो तो वो सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। ठीक है, स्लो हो गया मेरा सिस्टम, इतना घूम गया बेचारा। हाँ, अरे कर्सर कितने है?
गर्मी में भाई इसके भी बुरे हाल है। हाँ देखो ये क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट को लेके आ रहे हो इधर, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल था या इन्फिनिटी में उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो जीरो थी। क्यों? क्योंकि जो डेटम होता है या फिर जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी लिया जाता है। जब रेफरेंस पॉइंट पे कोई चीज हो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू सॉरी एमजीएच होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, और वो यस सर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं क्योंकि उसकी हाइट जीरो है। सिमिलरली इस केस में जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है दैट इज अज्यूम टू बी अ जीरो पॉइंट। जब चार्ज आपका चल के इन्फिनिटी से किसी आर दूरी पे आएगा ना इधर, तो उस केस में जो होता है वो पोटेंशियल बोलते हैं। ये बोल रहा है कि ऑल्दो वी से इट एज अ पोटेंशियल वैल्यू बट इट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट आर एंड इन केस ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो जीरो है, तो जीरो को माइनस करो या ना करो वो आपका ऑलरेडी उसमें कंसिडर्ड है, ये बोल रहा है। ठीक है, यस सर। फिर भाई ये क्या हो गया, इसको कैसे करें अब? हाँ रूट्स, ये क्या है? हाँ यही था, स्लाइड शो भी चल रहा है, वाह, तो ये भी चल रहा है। ओके दिस इज एक्चुअली दिस थिंग, स्लाइड शो। तो ये वाला पॉइंट बोल रहा है, ये वाली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव, तो इनको जोड़ा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी दिखा सबको। अब इस डाइपोल यस सर। मोमेंट को एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट ओ पर है, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ओरिजिन पे रहता है बीच में रहेगा, ये एज्यूम कर लिया। इसके बाद क्या होगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल एल प्लस एल 2l। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट पी है, 1 कूलम्ब इसका यूनिट चार्ज है उस पर, और वो किसी दूरी पे सिचुएटेड है जिसको हमने बोल दिया x। ठीक है, अब तक r ले रहे थे या x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक डाइपोल था वेक्टर p जो इस पे सिचुएटेड था ओरिजिन पे, और इससे किसी दूरी r x पे एक पॉइंट p है जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब है। तो 1 कूलम्ब इसलिए लिया कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जोड़ लें और फिर 1 कूलम्ब के हिसाब से एडजस्ट कर ले तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाले चार्ज के हिसाब से लो पोटेंशियल की वैल्यू और फिर नेगेटिव। तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या आया था हमारा भाई, पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज वो आया था u बाय क्यू, क्यू, क्या के क्यू बाय के क्यू बाय आर। आर। ठीक है, तो के क्यू बाय आर वाला फॉर्मूला, जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और फिर जब डाइपोल के लिए कर रहे थे तो 2 बार वो फॉर्मूला यूज किया था, सेम फिनोमेना यहाँ यूज करो। और के क्यू बाय आर, ये के क्यू बाय आर, आर क्या है प्लस क्यू, और इस पॉइंट पी के बीच में क्यू और पी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स माइनस एल। यस सर। तो एक्स माइनस एल रख दी के क्यू बाय आर, और माइनस क्यू वाले के साथ क्या है एक्स प्लस प्लस एल। एल। ठीक है, ये एल जुड़ गया और एक्स तो था ही, तो दोनों को लो, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद वैल्यू सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी प्रेजेंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय के ई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ आई, बार हैंड रेज करना। सर रिपीट करो ना। हाँ रिपीट तो कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी नया नहीं है ना। जिनको समस्या आ रही है उनको दिक्कत क्या है ना, उन्होंने रिवीजन नहीं किया बस। अगर रिवाइज कर चुके होते तो 1 मिनट लगता है इसमें, हर चीज को नहीं पढ़ेंगे बच्चे उतने डिटेल में, क्योंकि नहीं तो फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा। चलो, पॉइंट चार्ज के लिए देखो, पॉइंट चार्ज के लिए हमने बताया पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल आप सबको पता है कि 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो एक ये प्लस क्यू है पॉइंट चार्ज, एक माइनस क्यू है पॉइंट चार्ज, इन दोनों को मिलाकर बन रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस डायपोल के किसी एक्सियल लाइन पे पॉइंट पी सिचुएटेड है, इस पॉइंट पी पे आई नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या था, ये पॉइंट चार्ज Q1 था, इससे कुछ दूरी r पे सिचुएटेड है दूसरा पॉइंट चार्ज Q2। अब पॉइंट Q2 है, इस पे बोल दिया पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पे आई नीड टू फाइंड आउट पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, दैट वाज वर्क डन। वर्क डन हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या था, K क्यू स्क्वायर बाय आर।
या के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अब ये अगर दोनों क्यू ही रहे तो के क्यू स्क्वायर बाय आर आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्यू करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद आता है के क्यू बाय आर। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, के क्यू बाय आर। ठीक है, इसी कंसेप्ट को दो बार यूज करेंगे, एक बार प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट पी को लेकर, एक बार माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट पी को लेकर। अब देखो क्या कर रहे हैं, फॉर प्लस क्यू एंड पॉइंट पी तो क्या करेंगे, पोटेंशियल का हमें पता है के क्यू बाय आर। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी रखोगे तो क्यू वन क्यू टू बाय आर, बट क्योंकि ये यूनिट चार्ज है तो सीधा पोटेंशियल ही मिल रहा है आपको, तो के क्यू बाय आर आएगा। तो के की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, हमें पता ही है, A is nothing but 1/4 pi epsilon naught and it is the constant of proportionality. Q क्या है, Q प्लस Q है क्योंकि प्लस Q के साथ कैलकुलेट करें। R क्या है, सेपरेशन बिटवीन दिस प्लस Q चार्ज एंड पॉइंट P। ये क्या आएगा, ज्योमेट्री से देखो भैया, ये वाली दूरी तो x है, ये x है, और ये उसमें से L माइनस हो गया तो x माइनस L बच गया, ये तो बस वही है दूरी x माइनस L। तो दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन दैट इज रिटन। फिर माइनस Q के लिए करोगे तो सिर्फ बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, चार्ज बदल जाएगा जो कि माइनस क्यू है, और सेपरेशन जो है x प्लस एल है क्योंकि x में एल और ऐड हो गया। दोनों पॉइंट का पता चल गया कि अगर ये इंडिविजुअल चार्जेस होते तो पॉइंट P पर पोटेंशियल किस प्रकार से आता। तो आपने क्या करना है, दोनों को, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो यू कैन डेफिनेटली एड देम यूजिंग अ स्केलर एडिशन। सिंपल अरिथमेटिक एडिशन कर दो तो आपको मिल जाएगा पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल यानी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस व्हिच आर पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का पार्ट है दोनों पॉइंट चार्जेस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रेजेंस से यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। कैसे कर लोगे, पहले एक पॉइंट के लिए निकालो फिर दूसरे के लिए निकालो, हमें फॉर्मूला पता था, दोनों को यूज करो, अलजेब्रिक एडिशन करो, सब्स्टिट्यूशन कर दो वैल्यूज का यहाँ से और फिर सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा ये। ठीक है भाई, Yes, अब sir. समझ आया, Yes, sir. कितने बच्चों को समझ आ गया ये? ठीक है, अब मेजोरिटी हमारे साथ है। अब जिनको समझ नहीं आया वो लोग पढ़ना नोट्स, फिर समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रीच आउट करना। ठीक है, अब फिर से निकालेंगे इक्विटोरियल के लिए, फिर से ध्यान से देखो, वही कंसेप्ट दोबारा रिपीट होगा, बस यहाँ पे एंगल का खेल ही नहीं है भाई, इधर सीधा ऐड होगा। क्यों नहीं होगा एंगल, कोई बताएगा मुझे? सर बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। बस भाई सिंपल सी बात है, एंगल जब ऐड होता है जब कोई डायरेक्शन वाला पार्ट हो, जब डायरेक्शन ही नहीं है स्केलर, इधर सिंपल है। सेम चीज है, पॉइंट ए पॉइंट बी, नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल बन गया, डायपोल का सेंटर पॉइंट ओ आ गया, इस पे इक्वेटोरियल डायरेक्शन में चल गए, पॉइंट क्यू लिया। अब इस पॉइंट क्यू पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू। ठीक है, इनसे दूरी निकालेंगे, किसी थीटा एंगल पे है तो हमने क्या करना है, पहले प्लस क्यू वाला चार्ज है उसके हिसाब से निकालोगे तो डिस्टेंस कितना है, बी क्यू, भाई बी क्यू वाली दूरी है ना, तो निकाल लो सीधा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, के क्यू बाय आर, आर क्या है, बी क्यू के बराबर। सिमिलरली नेगेटिव वाला चार्ज है के क्यू, क्यू क्या है माइनस क्यू, इधर नेगेटिव चार्ज ले रहे हो, और डिस्टेंस ए क्यू, दोनों वैल्यू आएंगी, दोनों को सिंपली ऐड करो, ऐड करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाल लो। बिकॉज समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. जीरो आ गया, क्यों आया जीरो पता है, क्योंकि ए क्यू एंड बी क्यू आर इक्वल बिकॉज ऑफ Equal. सिमेट्री। Equal. भाई सिमेट्री की वजह से ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू इक्वल है, तो Yes, sir. एक बार नेगेटिव वही वैल्यू और एक बार पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी जीरो हो गई, और जीरो से मल्टीप्लाई किया आपने क्यू बाई के को, के क्यू को, तो वैल्यू आ गई जीरो। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज Zero. Always zero. समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये बात है, Yes. तो Yes. ये इससे कंक्लूजन निकलता है क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब देखो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये इधर होता, चाहे इधर होता, चाहे इधर होता, इधर तो इधर होता तो ऐसे छोटा ट्राइंगल बन जाता, फिर भी उसमें ये वैल्यूज बराबर आती, ये वाला साइड और ये वाला। तो कोई भी ट्राइंगल बनेगा सिमेट्रिक ही रहेगा, साइड हमेशा ये बराबर ही रहेंगी, तो
जीरो ही वैल्यू आएगी, चाहे ऊपर की साइड ले जाओ चाहे नीचे नेगेटिव में ले जाओ, तब भी जीरो आएगा। तो दैट मीन्स किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यहाँ पे तो इजी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना पड़ता था, एक इधर वेक्टर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फिर उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो सब कुछ नहीं करना, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट ऐड देम अलजेब्रिकली, सीधा ऐड करो, कोई cos थीटा कंपोनेंट कोई sin थीटा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। Yes, sir. सिंपल टॉपिक है इसलिए ऐसे करा रहा हूँ, और नोट्स मैंने अच्छे वाले दे रखे हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, डाउट है तो पूछ लो भाई इसमें। नो सर, क्लियर। Sir, no doubt. कोई बच्चा है जिसको डाउट है? चलो सबका साथ बढ़ो आगे। इक्वेटोरियल सरफेसेस, सॉरी इक्विपोटेंशियल, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और देखते हैं फटाफट से, देन वी विल कंक्लूड टुडेस लेक्चर। अब देखो नाम से आपको समझ आ रहा है, इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, U बाय Q, और इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल, ऐसे सरफेसेस जहां पे पोटेंशियल रहेगा बराबर थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, बराबर, पोटेंशियल की वैल्यू रहनी चाहिए बराबर, ठीक है। देखो एट सरफेस at every point of which the okay ये बोल रहा है ना, a surface at every point of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential, मतलब वही है कि पोटेंशियल जो है वैल्यू सेम रहे। अब देखो क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बन रहे हैं, प्लेन्स। ठीक है, ये प्लेन बन रहे हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि हाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, ऐसी लाइनें कहां से आएंगी, स्ट्रेट लाइनें, इक्वेटोरियल लाइन, present- यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ जी, देखो ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं और फिर बताता हूं मैंने क्या बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्जेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, चार्ज सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एमर्ज होती है, याद है कि नहीं है। Yes, sir. अब देखो उस टाइम मैंने क्या बताया था कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, उधर इन्फिनिटी पे जा रहा है, दूसरा इधर है, ये भी इनफाइनाइट है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है जी, और ये नेगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड एमर्ज होंगी कि अंदर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आउटवर्ड। और परपेंडिकुलरली निकलेंगी, और नेगेटिव के अंदर सिंक करेंगी और परपेंडिकुलरली अंदर चली जाएंगी। दैट मीन्स ये एंगल 90 रहेगा और ये भी 90 रहेगा। सिमिलरली बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, क्योंकि मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो लाइनों की डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, समझे। Yes, sir. Tangent to an electric field line at a given point gives the direction of electric field, है ना। किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो वो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर उसकी। नो नो नो, द लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट टू। भैया इंस्टेंटेनियस सेंटर देखते हैं ना हम लोग, बताता हूँ इसको। अभी के लिए मान लो यस सर। जो लाइन होती है वो खुद से टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका डायरेक्शन सेम रहेगा। तो अब बताओ ये ऐसा मिल गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, मिला sir. कि नहीं मिला, कैसे, Yes, sir. ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर्स, ये इनफाइनाइटली चार्ज पार्ट वो है, सीट है, ये भी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे चला गया। तो अब इन शीट्स को गायब कर दो यहाँ से, इसको एज्यूम मत करो, तो आपको बीच में क्या मिल रहा है, वही फील्ड जो आपको लास्ट स्क्रीन पे दिख रहा था, ये वाला।
तो यहाँ कोई शीट रही होगी ना भाई इनफाइनाइट वाली, जिस तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जहां से निकलेगा Yes, तो sir. उधर नेगेटिव वाली रहेगी, Yes, उसकी sir. वजह से आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब उसमें देखो कि जब ऐसा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, पोटेंशियल क्या था k क्यू बाय r, तो r दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इनफाइनाइट प्लेन्स जो है ना वही बनेंगे उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। भाई जितनी दूर में ये हमारे पास फील्ड है उतनी दूर में प्लेन सरफेस होगा, वही बताएगा। अब इस प्लेन पे मान लो v इज इक्वल टू 3 है, इधर v इज इक्वल टू 1 है, इसे इधर v इज इक्वल टू -1 है, ऐसा होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ होता है, तो इधर ज्यादा था तो घटता जाएगा, बट इधर इस थ्रू आउट प्लेन v इज इक्वल टू 3 रहेगा, इस पूरे प्लेन पे 1 ही रहेगा, इस पूरे प्लेन पे -1 ही रहेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट प्लेन फॉर अ गिवन प्लेन द वैल्यू थ्रू आउट द प्लेन विल बी कांस्टेंट। तो उन्हीं को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, कि इस सरफेस के पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू है वो इक्वल रहने वाली है या फिक्स रहने वाली है या कांस्टेंट रहने वाली है। ऑल दो सरफेसेस आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ आया कुछ? Yes, sir. Clear. sir. ठीक है, अब देखो एक केस और होगा जिसको बोलेंगे चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज क्या था जी? Test charge. नहीं भाई, केवल एक ही चार्ज अगर पूरी दुनिया में हो, मतलब Yes, उसके sir. आसपास इन्फिनिटी तक कोई दूसरा चार्ज ना हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड चार्ज। तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए मैंने बताई थी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं सिमेट्रिकली आउटवर्ड्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस केस में क्या होगा, 3D में इमेजिन करो इसको, 3 Means डायमेंशन। negative है तो negative ही होगा। क्या शीतल? शीतल कुछ बोल रही थी, बच्चे बोलो। अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ बोलो। फिर आपने बोला ना कि ये मतलब, फिर आपने बोला ना कि इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं होगा, हाँ तो मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा और पॉजिटिव है तो हाँ, पॉजिटिव ही होगा। अकेला चार्ज रहेगा, उसके आसपास दूसरा चार्ज नहीं है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अनडिस्टर्ब्ड रहने वाली है। अनडिस्टर्ब्ड मतलब कि सिमेट्रिक निकलेंगी चारों तरफ। क्या बता रहा था, देखो मैं क्या बता रहा था आपको उस टाइम पे कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आते हैं तो क्या होता था, जैसे मान लो पॉजिटिव इधर है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिपेल कराएंगे। Yes, sir. कराएंगे ना, जो अभी लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें तो ऐसा ही हो रहा था। Yes, तो ये sir. डिस्टोर्टेड हो गई, बट अगर डिस्टोर्टेड नहीं हो रही इसका मतलब Yes, ये sir. जो चार्ज है इसके आसपास दूर दूर तक कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड चार्ज, है ना? Repel करते हैं। आइसोलेटेड चार्ज है जिसके अंदर कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं जनरेट हो रहा। तो इस आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनेंगे, इसको 3D में इमेजिन करना, 2D में नहीं, स्फेरिकल। Spherical. 3D में इसको इमेजिन करो कि एक बॉल है, चार्ज बॉल है, उससे चारों तरफ अगर सिमेट्रिक बॉल वो निकल गया तो स्फीयर होंगे, स्फीयर्स होंगे जो एक कांस्टेंट रेडियस के स्फीयर्स, जैसे मान लो पहला आया उससे ये जितने भी स्फेरिकल सरफेसेस हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो दीज आर कॉल्ड एज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आइसोलेटेड चार्ज के लिए स्फेरिकल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो क्या बात, खास बात क्या है कि एक गिवन स्फीयर के ऊपर, मान लो ये बाहर वाला आउटर मोस्ट स्फीयर है, थ्रू आउट दिस स्फीयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी इक्वल या कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है पूरे सरफेस। तो दीज आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझे? Yes, sir. अब हम लोग Yes, डिफाइन sir. क्यों कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल Yes, sir. सरफेसेस को, या इनके बारे में क्या खास बात है, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। कि जब हम क्या कर रहे थे, वर्क डन करना पड़ रहा था ना बच्चों, किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वी हैव टू डू सम वर्क, उसी को बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को चार्ज से डिवाइड कर लेते तो बोलते थे पोटेंशियल। तो खास बात क्या आएगी ना, अभी बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर कल बताएंगे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो ना तो चार्ज का वर्क ही नहीं होगा उसमें, देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट, Yes, sir. मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं हो रहा तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप कुछ वर्क ही नहीं कर रहे मेरे भाई, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है? Excuse me, हाँ sir. जी हाँ जी।
सर जैसे आपने बोला कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वर्क 0 होगा। जैसे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी, क्या अगर उसमें मूव करेंगे तब भी वर्क 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी उसमें? यस सर, उसमें तो कुछ होगा वर्क। ना ना ना, कुछ नहीं होगा, बताएंगे इसको कल डिटेल में बताऊंगा सात्विक, अगले यस सर, क्लास में। थैंक यू सर। तो फिर आपको समझ आएगा। देखो आप एक चीज समझना, आई थिंक आप इस पॉइंट पे भी कंफ्यूज हो रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस, भैया जहां भी चार्ज होगा वहां आप सारे के सारे टूल्स ड्रॉ कर सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज आल्सो अ टूल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो अ टूल। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस भी बने हुए हैं, बट दीज आर जस्ट अवर टूल्स। एक्चुअल में फिजिक्स तो वही लाई कर रही है ना यार, अगर एक चार्ज है तो वो अपनी प्रेजेंस हर तरीके से शो करेगा, समझ रहे हो ना? यस सर। तो फील्ड लाइंस भी होंगी, पोटेंशियल सरफेसेस भी होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, ठीक है? तो मूव करने पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं आपको क्यों नहीं करना पड़ेगा। अगर चलो फिर उसी टाइम बताऊंगा, अभी ना कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ये डाउट पे आएंगे वापस। सही है, डाउट अच्छा है आपका, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ने के लिए वी हैव टू स्टडी प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद मजा आएगा, तुरंत समझ आएगा, ठीक है? अभी आज के लेक्चर में जिन बच्चों को भी डाउट है तो वो हैंड रेज करके पूछ लो, और बाकी जिनको ड्रॉप करना है, जिनको डाउट सुनने में दिलचस्पी नहीं है दूसरों के, वो जा सकते हैं। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस, भाई अटेंडेंस तो हो गई तुम्हारी। हेलो, यस सर। हो गई अटेंडेंस भाई, हो जाती है, कंप्यूटर से हो जाती है। पढ़ना जरूरी है, अटेंडेंस भी जरूरी है। ठीक है, डाउट पूछो। अब कोई ड्रॉप नहीं कर रहा। डर गए तुम सब लोग। यार सर ने डांट लगाई है, अभी ड्रॉप कर देंगे तो फिर से दिक्कत आएगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो, डाउट